सलमान खुर्शीद जी आंसुओं से लहस बाहर आते, बाहर मैनेज मीडिया खड़ा है, उसके सामने कहते हैं कि सोनिया जी पूरी रात सो नहीं पाती है, इनके आंसू देखकर मेरी आंख से आंसू दिख रहे। ठीक है भाई, किस लिए आंसू बहाए? बाटला हाउस में वो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी मारे गए, उसके लिए। अरे सोनिया जी, आंसू बहाना था तो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मोहन शर्मा शहीद हुआ, इसके लिए बहाते हैं। आप किसको प्रोटेक्ट करें? मतलब वोट बैंक का एक खेल। मुझे पूछते रहे साहब, 90 दिन तक भाग गए, आप क्या कर रहे हो? 25 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, सिंदूर इसका जवाब नहीं, आतंकवादी कहां गए? चलो भाई, ये तो भाजपा सरकार है, सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया, हो गया हमारा काम। अब मैं पूछना चाहता हूं, दाऊद इब्राहिम जिसने मुंबई में सीरियल धमाके गए, किसके राज में भागे मान्यवर? कांग्रेस के राज में। सैयद सलाउद्दीन किसके राज में भागा? कांग्रेस के राज में। टाइगर मेमन किसके राज में भागा? कांग्रेस के। अनीस इब्राहिम किसके राज में भागा? रियाज भटकल किसके राज में भागा? कांग्रेस। इकबाल भटकर किसके राज में भागा? मिर्जा सादाब किसके राज में भागे? और इसका हिसाब कौन देगा? उनको मालूम था देना पड़ेगा साहब, इसलिए बहिष्कार करते। वो स्वयं भागे, आतंकवादियों को भगाया और वो भी भाग गए। और हमने मान्यवर 11 साल में यूएपीए में 2019 में अमेंडमेंट किया। इसके तहत, अमेंडमेंट के तहत 57 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। एनआईए का अमेंडमेंट किया, देश के बाहर जांच करने के हमने अधिकार लिए। एनएसए का हमने सख्त उपयोग किया, 370 को बैन किया, निरस्त कर दिया, पीएफआई को बैन किया, मैक को मजबूत किया, आईसीजेएस का हमने स्थापना किया, नफीस का स्थापना किया, पीएमएलए से टेरर फाइनेंसिंग को रोक दिया और नेट ग्रिड से माध्यम से पूरे देश के आतंकी संगठनों को एक कंप्यूटर की क्लिक पर लाकर रख दिया। मान्यवर, हमने पूरी इकोसिस्टम तैयार करी। और मान्यवर, ये जो कह रहे हैं, कल पूछ रहे थे कैसे आते हैं, मान्यवर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इतनी कठिन सरहद, कई जगह सुरंगें बनाते हैं और बना सकते हैं मान्यवर, इसको रोकने के हम तकनीकी उपाय कर रहे हैं, कुछ समय में ही हो जाएगा। मगर कुछ नाले ऐसे हैं मान्यवर, वहां इतना बहाव होता है, वहां कोई चौकी नहीं लग सकती, चौकी बह जाएगी, वो घुस रहे हैं। मगर उन्होंने क्या स्टैंड लिया था? राहुल गांधी ने कहा, जब 2011 में हमला हुआ, उन्होंने कहा सभी आतंकी हमलों को रोकना संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा घुसपैठियों को कोई रोक ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि अभी भी पाकिस्तान कुछ आतंकी हमले कर पा रहा है, अभी भी कुछ घुसपैठ होती है, काफी कम हुआ है मान्यवर। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलने वाला आदमी हूं, देश की जनता सुन रही हूं, काफी कुछ कम हुआ है, मगर हम कभी ऐसे हथियार नहीं डालते। मैं आज सदन के सामने कहना चाहता हूं, घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कृत निश्चयी दृढ़ता के साथ हमारा। मान्यवर, कल राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब ये उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं रखते। मान्यवर, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते हैं। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया था? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को, अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मान्यवर, 1955 में देश में बहुत कम लोग जानते, और ये पूछ रहे हैं कि कल मुझे कहने लगे झूठ बोल रहे हैं, मैं आज चीज भी लेकर आया। मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पढ़ रहा हूं, जो नेहरू जी ने स्वयं संकलन करा है। इसके लेखक
जवाहरलाल नेहरू स्वयं अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र से तो संबंध किया जाए, यूएन में उसको मेंबरशिप दी जाए, परंतु उसको सुरक्षा परिषद में नहीं और उसकी जगह भारत को देना चाहिए। साहब, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता धन्यवाद करता और भारत सुरक्षा परिषद में मेंबर बन जाता। आज मोदी जी जो प्रयास करते थे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारे पास भी वीटो होता, परंतु इन्होंने क्या कहा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। चीन जैसे महान देश को सुरक्षा परिषद में नहीं रखते हैं तो सुरक्षा परिषद के मायने ही नहीं रहते। ये मान्यवर कांग्रेस का चरित्र कल हमें सवाल पूछ रहे थे। और चलो नाना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने मान्यवर एक प्रकार से चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन उनकी माताजी थी, उससे एमओयू किया, चीन से पैसा लिया, हमने एफसीआरए का लाइसेंस यही बिना पर कानूनी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या एमओयू हुआ था? मान्यवर, हम जब गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब दिया। हर चीज प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप देश की जनता को बताओ जरा, क्या एमओयू हुआ था, कितना पैसा लिया गया, चीन के राजदूत के साथ युद्ध की स्थिति में कैसे बात कर सकते हो आप? और आप प्रतिपक्ष के नेता हो और 30,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चली गई और साहब इरिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, कहते हैं वहां घास का तिनका भी नहीं उगता। अब नेहरू जी का सर मेरे जैसा था साहब, तो हमारे महावीर त्यागी थे, उन्होंने कहा कि साहब आपके सर पर भी एक बाल नहीं है, क्या इसको चीन बेच दे? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने इरिस्पॉन्सिबल जवाब हो। और अभी संधि की बात करें मान्यवर, मैं 71 के युद्ध में हमारा विजय हुआ, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, बहुत अच्छा काम हुआ, विजय हुआ। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक युद्धबंदी थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को शिमला समझौते में लौटा दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं मांगा। अगर उस वक्त इंदिरा गांधी, इस देश की दिवंगत प्रधानमंत्री जी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लिखवा लेती तो आज आतंकवाद देश में आ ही नहीं सकता था मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी आ जाता। मान्यवर, इसके साथ साथ हमारा 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे कब्जे में था पाकिस्तान, वो भी दे दिया। पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को दे दिया, हमारे सिर्फ 54 पकड़े गए थे, वो वापिस नहीं आए। आज भी इनके परिवारजन उनकी राह देख रहे। मान्यवर, क्या संवेदनशीलता है, क्या समझौता किया आपने? और साहब, जनरल मानेक साहब, जिनको 71 युद्ध का आर्किटेक्ट कहा जाता है, उन्होंने